सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ हैं तो इसका मतलब है कि आपने क्रूड ऑयल वॉशिंग मास्टर क्लास कोर्स खरीदा है। यह कोर्स क्रूड ऑयल वॉशिंग के सबसे उन्नत तरीकों में गहराई से जाने का एक शानदार तरीका है और इस कोर्स के बाद आपके पास वाकई में बहुत ही विशिष्ट ज्ञान होगा। आप खुद को कहीं बेहतर स्थिति में पाएंगे। आप खुद को इस इंडस्ट्री में सबसे आगे पाएंगे। आपको यह बेहतर समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। साथ ही मैं अपने 3 साल के अनुभव को साझा करूंगा। टैंकर ऑपरेशंस, क्रूड ऑयल वॉशिंग और हर उस चीज़ का अनुभव जिसे मैंने आपके लिए पूरी तरह से तैयार किया है, डेटा का विश्लेषण और परिष्करण किया है। और साथ ही अपनी शैक्षिक बातचीत के दौरान भी मैंने एक ऐसी विधि तैयार की है जो इस ज्ञान को जितना संभव हो सके उतना आसान और बिना किसी कहें तो अनदेखी बातों के आपके पास पहुंचा सके। तो आपके पास एक स्पष्ट तस्वीर होगी। यही मेरा उद्देश्य था, आपको बेहतर समझ देना। यह पूरी तरह से आंखें खोल देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जो स्लाइड्स मैंने तैयार की हैं, हम डेटा भी देखेंगे। हम चारों ओर की सभी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे और मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि कोर्स पूरा होने के बाद हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल होगा जहां हम अपने सवाल उठा सकते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति ने यह विशेष किताब और हमारा कोर्स खरीदा है, उसे उस विशेष टेलीग्राम प्राइवेट चैनल तक सीधी पहुंच मिलेगी, क्योंकि वहां हम विशेष रूप से केवल क्रूड ऑयल वॉशिंग के बारे में ही विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जिसने भी खरीदा है उसे अपने सवाल पूछने और उनके जवाब पाने का मौका मिलेगा और यह वाकई में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सवालों के जरिए भी हम अपना ज्ञान और ऊंचा उठा सकते हैं। तो स्वागत है। क्रूड ऑयल वॉशिंग ट्रेनिंग कोर्स में आपका स्वागत है और इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य और इस ट्रेनिंग का मकसद पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना है। जब आप सारी जानकारी जान लेंगे तो आपको यह बेहतर समझ आ जाएगा कि क्रूड ऑयल वॉशिंग को कैसे संचालित करना है और बेहतर वॉशिंग साइकिल्स कैसे बनानी हैं। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और मैं खुद के बारे में एक प्रशिक्षक के तौर पर थोड़ी सी भूमिका भी बताऊंगा। इस समय मैं MOC मरीन ऑप्टिमाइजेशन कंसल्टेंसी का CEO हूं और क्रूड ऑयल वॉशिंग मास्टर क्लास किताब का लेखक भी हूं, जो अमेज़न पर भी उपलब्ध है। समुद्री उद्योग में 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ मेरा बैकग्राउंड विभिन्न प्रकार के जहाज़ों के साथ व्यापक अनुभव भी शामिल करता है, जिनमें टैंकर, VLCCs, सुइज़मैक्स, अफ्रामैक्स और आइस-एटलास जहाज शामिल हैं। मुझे बल्क कैरियर्स, कंटेनर शिप्स, पैसेंजर जहाज़ों और रिफाइंड प्रोडक्ट टैंकरों पर भी अनुभव है। और मेरी हाल की अनुभवों में से एक क्रूड ऑयल वॉशिंग में था, जहां मैं शेल मरीन टेक्निकल एडवाइजर के रूप में कार्यरत था। तो मूल रूप से मैंने कह सकते हैं अपने मरीन इंजीनियर बनने के शुरुआती दौर में सभी चरणों को पूरा किया है और फिर धीरे धीरे प्रगति करते हुए मरीन चीफ इंजीनियर की शीर्ष प्रमाण पत्र तक पहुंचा हूं। इसके अलावा
मुझे ऑफिस में और टर्मिनल साइड पर भी काम करने का अनुभव है, जहां मैंने खुद क्रूड ऑयल वॉशिंग को ऑप्टिमाइज किया है और उत्पाद को बेहतर तरीके से समझा है। और यही एक कारण है कि उत्पाद को खुद समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और यहीं से हम शुरुआत भी करेंगे। इस कोर्स के अंत तक आप सुरक्षित और नियमों के अनुसार क्रूड ऑयल वॉशिंग ऑपरेशंस कर पाएंगे, मार्पोल एनेक्स 1 के नियमों को समझ पाएंगे और विभिन्न प्रकार के क्रूड ऑयल को संभालना सीखेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, क्रूड ऑयल सिर्फ एक ही उत्पाद नहीं है। यह काफी हद तक अलग-अलग हो सकता है और हम विभिन्न प्रकार के क्रूड ऑयल्स पर भी गहराई से चर्चा करेंगे। क्रूड ऑयल वॉशिंग उपकरणों का संचालन और रखरखाव करना, रिपोर्ट्स और लॉग्स तैयार करना और उनकी महत्ता को समझना, निरीक्षण या ऑडिट का जवाब देना भी आप सीखेंगे। तो आप खुद को ऑडिट्स और निरीक्षणों के लिए कहीं बेहतर स्थिति में पाएंगे। यह कोर्स क्यों महत्वपूर्ण है? यह क्यों मायने रखता है? मुख्य बात यह है कि हम किसी भी अवांछनीय घटना को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो अवांछनीय घटनाएं वे होती हैं जब हमारे पास उच्च ROV होता है, और यह सबसे खराब स्थिति होती है क्योंकि इसका सीधा मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। इसका व्यावसायिक रूप से भी प्रभाव पड़ता है, तो यह सीधे तौर पर मालिकों और स्वामित्व पर असर डालता है। चाहे वह सप्लायर हो, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, हमारे मामले में जो कि जहाज है, और फिर रिसीवर्स के लिए भी। तो हर कोई इससे प्रभावित होता है और उनकी प्रतिष्ठा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वह भी कम हो जाएगी। तो मूल रूप से यह भविष्य के लिए भी नुकसान है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए और कंपनी की प्रतिष्ठा के लिए भी, क्योंकि अगर इंडस्ट्री में इसकी चर्चा शुरू हो जाती है तो यह बात बहुत जल्दी फैल जाती है, मान लीजिए ऑयल मेजर्स के बीच में। और यही वजह है कि आपको अपने चार्टरिंग या अन्य सेवाओं के दाम कम करने पड़ सकते हैं, या फिर बेहतर वैल्यू पर बुकिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो यह कोर्स क्यों मायने रखता है? यह क्यों जरूरी है? क्रूड ऑयल वॉशिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्रूड ऑयल कार्गो के सुरक्षित और कुशल प्रबंधन में। हमें क्रूड ऑयल वॉशिंग में उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह बहुत ज़रूरी है कि कार्गो टैंकों की सफाई प्रभावी ढंग से हो, जिससे बचा हुआ कार्गो कम हो, संदूषण का खतरा घटे और जहाज पर समग्र सुरक्षा बढ़े। इसके अलावा क्रूड ऑयल वॉशिंग मार्पोल नियमों का पालन बनाए रखने और समुद्री प्रदूषण रोकने में भी अहम भूमिका निभाता है। जैसे जैसे हम इस प्रशिक्षण में आगे बढ़ेंगे, हम उन सभी पहलुओं में गहराई से जाएंगे जो क्रूड ऑयल वॉशिंग प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, जिसमें उपकरणों की कार्यक्षमता, सुरक्षा प्रक्रियाएं, टैंक की डिजाइन, कार्गो की विशेषताएं और संचालन की योजना शामिल हैं। हर दिन पिछली जानकारी पर आधारित होगा, जिससे आपको क्रूड ऑयल वॉशिंग की तकनीकी और व्यावहारिक दोनों दृष्टिकोणों से व्यापक समझ मिलेगी। क्योंकि ये सभी चीज़ें, तकनीकी और व्यावहारिक दृष्टिकोण मिलकर यह समझने में मदद करती हैं कि चीज़ें किस तरह प्रभावित होती हैं और हर पहलू एक दूसरे को कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि यह पूरी तरह से एक सप्लाई चेन है। अगर सप्लाई चेन में कुछ गलत हो जाता है,
उदाहरण के लिए हमने क्रूड ऑयल वॉश गलत तरीके से कर दिया तो इसका असर जहाज की देरी पर पड़ेगा। फिर जहाज अगले बंदरगाह पर देर से पहुंचेगा और यह देरी बढ़ती जाएगी और आगे तक फैलती जाएगी, जिससे वित्तीय असर भी पड़ेगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। आप क्या सीखेंगे। आप क्रूड ऑयल वॉशिंग, अंतर्राष्ट्रीय नियम, कार्गो हीटिंग, तेल की विशेषताएं, उच्च चिपचिपाहट, मोमयुक्त और वाष्पशील तेल, क्रूड ऑयल वॉशिंग उपकरण, रखरखाव, योजना और संचालन, सुरक्षा, समस्या समाधान और दस्तावेजीकरण भी सीखेंगे। यह कितने समय का होगा? यह कुल 10 कोर्स होंगे, 10 दिन, हर दिन 45 मिनट का पाठ। हमारे पास अंतिम क्विज, अंतिम मूल्यांकन होगा और कोर्स पूरा होने पर आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा। इसके अलावा, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया था, वैकल्पिक चर्चाएं, केस स्टडीज केवल इस कोर्स के सदस्यों के लिए टेलीग्राम अकाउंट खास तौर पर क्रूड ऑयल वॉशिंग के लिए समर्पित है। और चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं, यह देखने के लिए कि उद्योग ने क्रूड ऑयल वॉशिंग के साथ कैसे शुरुआत की थी। इसे आमतौर पर काव कहा जाता है। यह 1970 में सख्त पर्यावरणीय नियमों के जवाब में शुरू किया गया था। तो 1970 से पहले हमारे पास इतने सख्त नियम नहीं थे और तेल क्षेत्र में प्रदूषण काफी ज्यादा था। मूल रूप से उस समय नियंत्रण कम था। कार्गो टैंकों को समुद्री पानी से साफ करने के पारंपरिक तरीके अब पर्याप्त नहीं रह गए थे। तो उस समय उत्पाद की मात्रा भी बढ़ गई थी, जिससे उद्योग ने देखा कि मौजूदा तरीका अब व्यवहार्य नहीं रह गया था। और यही वजह है कि नियमों में बदलाव किए गए। वे और भी सख्त हो गए ताकि प्रभावों का सही तरीके से जवाब दिया जा सके और उद्योग को अधिक कुशल, अधिक पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार बनाया जा सके, और यह तरीका निश्चित रूप से जरूरी था। उस समय कई उद्योग विशेषज्ञों ने समुद्री पानी के बैलास्ट के लिए कार्गो टैंकों के पूर्ण भेदभाव की वकालत की थी। हालांकि पर्यावरण के लिए यह फायदेमंद था, लेकिन इस बदलाव से परिवहन लागत में काफ़ी वृद्धि हो जाती और मौजूदा जहाज़ों में बड़े पैमाने पर बदलाव करने पड़ते, जिससे माल ढोने की क्षमता कम हो जाती। तो मूल रूप से इन बदलावों के कारण जहाज़ और भी महंगे हो गए। वे कम उत्पाद ले जा सकते थे, लेकिन इस बदलाव ने जहाज़ों को कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया और संचालन के लिहाज से भी यह काफ़ी बेहतर था, क्योंकि बाद में हमारे पास पृथक बैलास्ट प्रणाली आ गई जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी बहुत प्रभावी है। और फिर चलिए यह भी देखते हैं कि शुरुआती प्रयोग कैसे शुरू हुए, जिसमें टैंकों को साफ करने के लिए नेफ्था या पेट्रोलियम उत्पादों का इस्तेमाल किया गया, जो कि बहुत कारगर साबित हुआ, क्योंकि नेफ्था, आप जानते हैं, यह पानी जैसा होता है। यह वास्तव में एक बहुत अच्छा घुलनशील पदार्थ है। हालांकि लागत और कच्चे तेल के जहाज़ों पर इसकी सीमित उपलब्धता के कारण नेफ्था कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, जब हम कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो हमें इसकी व्यवहार्यता के बारे में भी सोचना पड़ता है।
ठीक है, हमारे पास क्या है? क्या हमारे पास इसे करने का कोई आसान तरीका है या नहीं? तो मूल रूप से उद्योग हमेशा उपलब्धता के सबसे आसान तरीके की ओर बढ़ता है और डिजाइन में बदलाव इसी मानदंड के आधार पर होते हैं। इसमें समय लगता है। चीजें रातों रात नहीं बदलती। एक बेहतर और सुरक्षित उद्योग बनाने में दशकों लग जाते हैं। और जैसा कि हम देख सकते हैं, असली बदलाव तब आया जब कच्चे तेल के कार्गो का इस्तेमाल टैंकों की सफाई के लिए ही किया गया। यह या तो समुद्र में डिस्चार्ज पोर्ट के बीच या पोर्ट पर कार्गो डिस्चार्ज के दौरान किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि नई क्रूड ऑयल वॉशिंग सिस्टम्स के साथ आपको कहीं ज़्यादा बेहतर लचीलापन मिलता है। कच्चे तेल में खुद प्राकृतिक सॉल्वेंट गुण होते हैं, जिससे यह मोम और एस्फाल्टिक अवशेषों को घोलने में प्रभावी होता है। तो ये सब टैंक की दीवारों और संरचनाओं से चिपक जाते हैं। सारी वो मान लीजिए निलंबित मोम और एस्फाल्टिक अवशेष। जब कच्चे तेल का इस्तेमाल वॉशिंग मीडिया के रूप में किया जाता है, तो ये अवशेष कार्गो के साथ बाहर निकल जाते हैं, जिससे टैंक ज़्यादा साफ होते हैं और पारंपरिक पानी से धुलाई की ज़रूरत कम हो जाती है। तो मूल रूप से हम पानी से धुलाई को कम कर देते हैं। हम संदूषण को भी कम कर देते हैं। हमें बंदरगाहों के बीच कहीं ज़्यादा बेहतर लचीलापन मिलता है। और लचीलापन मतलब समय की बचत, साथ ही तेज ऑपरेशंस। हालांकि पानी से धुलाई अब भी ज़रूरी है, खासकर जब टैंक को क्लीन बैलास्ट के लिए इस्तेमाल करना हो या अंदर आदमी को भेजना हो, लेकिन यह प्रक्रिया अब काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि हमने कच्चे तेल से टैंकों को धोया है। हमने अपने कच्चे तेल के टैंकों को प्रभावी ढंग से साफ किया है। यही सही विवरण है। और अंत में पानी से सफाई करना भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो अवशेष और पानी की मात्रा चाहिए होगी वह भी काफ़ी कम होगी। अवशेष भी काफ़ी कम रह जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें फिर से समय और लागत दोनों को कम कर देती हैं और धुलाई की प्रक्रिया भी कहीं ज़्यादा तेज हो जाती है। तेल के अपशिष्ट या स्लॉप्स की मात्रा भी काफ़ी कम हो जाती है। साथ ही मात्रा में कमी भी वाकई मायने रखती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 1970 से पहले की तुलना करें तो हमारे पास वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। इन सब चीज़ों ने वाकई में इस उद्योग के काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। आइए देखें, शुरू में इन तरीकों को स्वीकार करवाना भी एक चुनौती थी। तो आप देख सकते हैं कि यह तरीका खुद ही जल्दी से अपनाया नहीं गया। तो बहुत सारी चुनौतियां थीं, जैसे कि हर उद्योग में जब कोई बड़ी उपलब्धि आती है। प्रक्रिया के खतरों को लेकर चिंताएं थीं। इसे केवल उच्च नियंत्रित और समुद्री वातावरण में किया जा सकता था। कड़े परीक्षणों और सुरक्षा उपायों के चलते कार्गो डिस्चार्ज के दौरान क्रूड ऑयल वॉशिंग को अब ज्यादातर तेल टर्मिनलों और बंदरगाह प्राधिकरणों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मंजूरी भी मिल गई है। मारपोल कन्वेंशन क्रूड ऑयल कैरियर्स पर क्रूड ऑयल वॉशिंग सिस्टम्स के कार्यान्वयन के लिए डिज़ाइन मानदंड, संचालन प्रक्रियाएं और सुरक्षा नियंत्रणों को निर्धारित करता है। हम देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं
और आखिरकार यह उद्योग की चुनौतियों, परीक्षणों और अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के जरिए आधिकारिक रूप से मंजूर हो गया है। और इसी तरह क्रूड ऑयल वॉशिंग को सफलतापूर्वक लागू किया गया। आइए क्रूड ऑयल वॉशिंग के ऐतिहासिक विकास को देखें। क्रूड ऑयल वॉशिंग तेल टैंकरों के संचालन और पर्यावरण के क्षेत्र में एक बड़ी प्रगति है। इसका विकास मुख्य रूप से टैंकर डिस्चार्ज से समुद्री प्रदूषण को कम करने और टैंक की सफाई की दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता से प्रेरित था। आइए हम थोड़ा नीचे चलते हैं दूसरे हिस्से में, ताकि आप देख सकें कि क्रूड ऑयल ने कैसे और किन समस्याओं का समाधान किया। 1970 के दशक से पहले सभी टैंकर क्रूड ऑयल डिस्चार्ज करने के बाद कार्गो टैंकों को धोने के लिए समुद्री पानी का इस्तेमाल करते थे। यह पारंपरिक तरीका था। यह तरीका चिपचिपे क्रूड ऑयल के अवशेषों और वैक्स को हटाने में अक्षम था, जैसा कि आप आगे देखेंगे कि इसका क्या मतलब है। साथ ही इससे स्लॉप्स में तेल पानी का बहुत अधिक और बड़ा उत्पादन होता था। बाद में इन जलों ने पर्यावरण पर भारी प्रभाव डाला। अगर आप इस पानी को प्रोसेस करना चाहें तो यह भी महंगा पड़ता था। इसके कारण समुद्र में तेल से दूषित पानी का बार बार निर्वहन भी होता था, खासकर टैंक वॉशिंग ऑपरेशनों के दौरान। इससे समुद्री प्रदूषण में लगातार वृद्धि हुई। साथ ही 1967 में टॉरे कैनियन जैसी दुर्घटनाओं से हुए बड़े तेल रिसावों ने भी इसमें योगदान दिया। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। आइए एक और स्लाइड पर चलते हैं। नियमों का दबाव, मारपोल और आईएमओ ने कई हाई प्रोफाइल तेल रिसावों के बाद कड़ा रुख अपनाया। ये कुछ ऐसी घटनाएं और दुर्घटनाएं थीं जिन्होंने उद्योग को आगे बढ़ाया, बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं के साथ। और आप देख सकते हैं कि ये दुर्घटनाएं ही असल में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती हैं। 1973 में मारपोल कन्वेंशन यानी जहाज़ों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को अपनाया गया। तो यह एक बड़ा ऐतिहासिक विकास का कदम था। 1978 में एमोको केडेस तेल रिसाव और अन्य घटनाओं के बाद अतिरिक्त दबाव के चलते मारपोल प्रोटोकॉल जोड़ा गया, जिससे मारपोल 73/78 बना। मारपोल के अनुबंध हाई ने डिस्चार्ज पर सख्त नियंत्रण अनिवार्य किया और टैंकरों की डिजाइन और संचालन के लिए नए नियम लागू किए, जिसमें 20,000 डेडवेट टन से अधिक के नए टैंकरों के लिए क्रूड ऑयल वॉशिंग सिस्टम शामिल था। आइए थोड़ा नीचे चलते हैं। क्रूड ऑयल वॉशिंग की शुरुआत। क्रूड ऑयल वॉशिंग को 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में टैंकरों के लिए एक अनिवार्य प्रणाली के रूप में औपचारिक रूप से अपनाया गया था। इसने समुद्री जल से सफाई की जगह ले ली, जिसमें टैंकों को साफ करने के लिए खुद क्रूड ऑयल कार्गो का इस्तेमाल किया गया। यह क्रांतिकारी क्यों था? क्रूड ऑयल अपने ही अवशेषों के लिए प्राकृतिक विलायक है, जिससे यह सफाई में बेहद प्रभावी बन जाता है। इससे क्षरण और ऑयल स्लॉप्स में कमी आई, कार्गो रिकवरी में वृद्धि हुई, जो कि वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक सीलबंद तेल मिला,
समुद्री जल के उपयोग और ओवरबोर्ड डिस्चार्ज को कम करके प्रदूषण का खतरा भी घटा। आइए क्रूड ऑयल वॉशिंग के तकनीकी विकास को देखें। क्रूड ऑयल वॉशिंग सिस्टम्स को टैंकों में लगे फिक्स्ड या पोर्टेबल स्प्रे मशीनों, समर्पित पाइपिंग और पाइपिंग व्यवस्था के साथ विकसित किया गया था और सुरक्षा के लिए इन्हें इनर गैस सिस्टम के साथ भी जोड़ा गया। शुरुआती चुनौतियों में स्प्रे पैटर्न के साथ पूरे टैंक को कवर करना, गर्म या वाष्पशील कार्गो के कारण वाष्प के खतरे को प्रबंधित करना और क्रू को नई प्रक्रियाओं और सुरक्षा प्रोटोकॉल में प्रशिक्षित करना भी शामिल था। अगली बात है निरंतर सुधार। दशकों के दौरान और जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, इन वर्षों में सुधारों में स्वचालित नियंत्रण शामिल हुए हैं, जैसे कि अनुक्रम वॉश साइकिल्स, बेहतर नोजल डिजाइन ताकि समान रूप से कवर किया जा सके, ऑयल डिस्चार्ज मॉनिटरिंग उपकरण ODM का एकीकरण, IGS और स्ट्रिपिंग सिस्टम्स के साथ बेहतर सुरक्षा इंटरलॉक्स। तो हम देख सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम को बेहतर बनाने में हमें दशकों लग गए। और चलिए अब मुख्य मील के पत्थरों को भी देखते हैं। तो साल और घटना के हिसाब से 1967 में टॉरी कैनियन ऑयल स्पिल ने वैश्विक चिंता को जन्म दिया। 1973 में मार्पोल कन्वेंशन को अपनाया गया। मार्पोल प्रोटोकॉल ने को एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में पेश किया। 1983 में नए क्रूड ऑयल टैंकरों में अनिवार्य हो गया। NXI रेगुलेशन 33 1990 के दशक से 2000 के दशक तक और 2010 के दशक और उसके बाद प्रशिक्षण का व्यापक प्रसार, प्रणालियों का आधुनिकीकरण और बाद में शून्य डिस्चार्ज तथा उच्च परिचालन दक्षता की ओर जोर दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि यह 50 वर्षों से भी अधिक की निरंतर विकास यात्रा है। और निष्कर्ष यह है कि क्रूड ऑयल वॉशिंग पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार और परिचालन दक्षता वाले टैंकर प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदूषण के लिए एक नियामक प्रतिक्रिया के रूप में शुरू होकर यह अब तेल उद्योग में सुरक्षा, आर्थिकता और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मानक बन गया है। तो आप देख सकते हैं कि यह 3 मुख्य पहलुओं को कवर करता है: सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण। यह वास्तव में एक शानदार सुधार है। यह वाकई अद्भुत है कि कैसे असली प्रगति और असली चुनौतियों का उद्योग ने सामना किया और समय के साथ बहुत सारे प्रयासों, समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करके सुधार किया। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसे कैसे संभाला जा सकता है। इसमें समय लगता है, लेकिन इस क्रूड ऑयल वॉशिंग कोर्स में हमारे और आपके प्रयास आपको सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण हासिल करने में बढ़त देंगे। तो चलिए ऐतिहासिक रूप से देखें। हमारा मुख्य कहें तो स्टॉप स्टोरिंग कैनियन आपदा। यह 18 मार्च 1967 को हुआ था। स्थान सेवन स्टोन्स रीफ, लैंड्स एंड के पास, कॉर्नवॉल, यूनाइटेड किंगडम, जहां स्टॉर्नी कैनियन एक अमेरिकी स्वामित्व वाला लाइबेरियाई झंडे वाला सुपर टैंकर, ऑपरेटर बैराकुडा टैंकर कॉरपोरेशन, जो यूनियन ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया की सहायक कंपनी है। कार्गो ऑन बोर्ड लगभग 1,19,000 टन यानी लगभग 8,60,000 बैरल।
लगभग 10 लाख ठीक है। क्रूड ऑयल का क्रूड 36 लोग। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास पर्यावरणीय प्रभाव है। अनुमानित 30 से 36 हजार टन तेल समुद्र में फैल गया। विशाल तेल की परतें कॉर्निश और फ्रेंच तटों की ओर बह गईं। इस रिसाव ने यूके के 190 किलोमीटर से अधिक तट और फ्रांस के 100 किलोमीटर समुद्र तट को प्रदूषित कर दिया। लाखों समुद्री पक्षी और समुद्री जीव मारे गए। लागत की बात करें तो तटीय मत्स्य पालन, शंख की खेती और पर्यटन को भारी नुकसान हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव कितना बड़ा था। ब्रिटिश सरकार इतनी बड़ी मात्रा में तेल के लिए तैयार न होने के कारण ने सैन्य प्रतिक्रिया शुरू की। रॉयल नेवी ने मलबे पर बमबारी की ताकि रिसाव को जलाकर खत्म किया जा सके। पहला हमला 28 मार्च को हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 18 मार्च को जब यह घटना हुई, तैयारी की कमी के कारण बीच में 10 दिन का अंतर रहा। तो तेल बहता रहा, फैलता रहा और 10 दिनों तक वे समाधान खोजने की कोशिश करते रहे। 42 से अधिक बम और 150 गैलन नेपाम और केरोसिन का इस्तेमाल किया गया। प्रारंभिक प्रयास असफल रहे। कुछ तेल तो जला, लेकिन बड़ी मात्रा में अब भी रिसाव होता रहा। रासायनिक डिस्पर्सेंट्स, डिटर्जेंट्स का छिड़काव किया गया, लेकिन ये बहुत जहरीले थे और इन्होंने खुद भी दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान पहुंचाया। तो आप देख सकते हैं कि इन रासायनिक डिस्पर्सेंट्स का छिड़काव भी बहुत जहरीला था, जिससे सभी के लिए दीर्घकालिक पर्यावरणीय नुकसान हुआ। तो चलिए देखते हैं कि कानूनी और नीतिगत परिणाम क्या हुए। इस आपदा ने बड़ी खामियों को उजागर किया। तो आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण ने मार्पोल 1973 के निर्माण के साथ नेतृत्व किया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्रदूषण संधि कच्चे तेल की धुलाई के विकास से टार और सफाई के अपशिष्ट को कम किया जा सकता है। 1968 में टैंकर अंतर्राष्ट्रीय टैंकर मालिक प्रदूषण महासंघ की स्थापना की गई। नेविगेशन सुरक्षा, टैंकरों के मार्ग निर्धारण और प्रतिक्रिया योजना में सुधार किए गए। तो हम देख सकते हैं कि बदलाव हुए, और ये सभी बदलाव तब हुए जब घटनाएं और दुर्घटनाएं घटीं। लेकिन हमारा यहाँ प्रशिक्षण सामग्री में भी यही मुद्दा है कि हम अभी उस स्थिति में नहीं हैं जब इन अत्यंत विनाशकारी घटनाओं को संबोधित किया जाता है। और चलिए यह भी देखते हैं